भारतेंदु नाट्य अकेडमी से नाट्य कला स्नातक विगत 18 वर्षों से लगातार रंगमंच कर रहा हूँ और श्रीराम सेंटर रेपेट्री में 11 साल तक बतौर अभिनेता कार्य किया है। कई नाटकों का निर्देशन इस दौरान किया है और गाथा संस्था के साथ उसकी स्थापना करते हुए कई नाटक किए हैं और लगातार रंगमंच कर रहे हैं। और इसी यात्रा में ऐसा महसूस हुआ कि आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश जी का लिखा हुआ नाटक है, कभी सोचा था वो करना चाहिए क्योंकि आज भी वो प्रासंगिक है और आधुनिक नाटक है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी के बाद एक अलग तरह के नाटक लिखने शुरू किए, आधुनिक नाटक की शुरुआत की मोहन राकेश जी ने, और काफ़ी सालों तक नाटक खेला जाता रहा। बीच में फिर ये नाटक नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा, और मैं चाहता था ये नाटक हम लोग करें। तो साहित्य कला परिषद की युवा नाट्य निर्देशक की जो स्कीम आई, उसमें चयनित होने के बाद ये संभव हो सका कि मैं इस नाटक को कर पा रहा हूँ। आषाढ़ का एक दिन एक कलाकार, एक कवि की भावना, उसके जीवन पर आधारित नाटक है कि कैसे उसका जीवन एक संघर्षरत रहता है और उसकी महत्वाकांक्षा, उसका द्वंद्व, प्रेम और तमाम भावनाओं से ओतप्रोत ये नाटक है जिसका मंचन हम कर रहे हैं। मैं इस प्ले में आषाढ़ का एक दिन में अंबिका का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि मल्लिका की माँ है। ये कैरेक्टर बहुत प्रैक्टिकल है। मल्लिका जो कि कालिदास के सपनों में खोई रहती है, जहाँ उसे रियलिटी के बारे में नहीं पता है। अंबिका उसे उस रियलिटी के बारे में बताती है कि कालिदास क्या है और उसको उसके साथ कैसे संबंध रखना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल रीज़न्स देती है वो अपने एक्सपीरियंसेस से, कि अंबिका को जो अंबिका की खुद की लाइफ रही है उससे वो उसको एक्सपीरियंसेस देती है। आज शाम आप देखेंगे नाटक आषाढ़ का पूजा। हालांकि आज बहुत तस्वीर है और चारों ओर रास्ते गिरा भी है, लेकिन बाहर के मौसम से आपको एहसास हो गया होगा कि आज आषाढ़ का एक दिन और किसी नाटक के लिए अगर मौसम भी इतना मुफीद हो तो हम आशा कर सकते हैं कि नाटक वाकई जोरदार होगा, अच्छा होगा। महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास के जीवन पर केंद्रित आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश का पहला हिंदी नाटक है और पहला ही आधुनिक हिंदी नाटक ही बना गया है। कालिदास आधुनिक कलाकार का प्रतीक है, जो अपनी कला, अपनी उपस्थिति, अपनी स्वतंत्रता, अपनी पहचान के लिए सतत संघर्ष करता है। दूसरी ओर मल्लिका है, जो कालिदास के साथ रहना है, जो एक महान कवि कलाकार बनके देखना चाहती है और उसके लिए त्याग भी करती है। लेकिन क्या अंततः कालिदास और मल्लिका का पुनर्मिलन होगा, ये देखिए आज के इस नाटक। इस नाटक के निर्देशक हैं भूपेश जोशी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जन्मे रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और भूपेश जोशी भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ से नाट्य स्नातक हैं। 11 वर्षों तक दिल्ली के श्रीराम सेंटर के रंगमंडल से जुड़े रहे भूपेश कितने ही नाटकों में विविध चरित्रों में सफल अभिनय से अपनी पहचान बनाई। रंगमंडल के लिए ही ये शामिल नाम समेत कहानियों पर आधारित कई नाट्य पुस्तकों का निर्देशन भी किया। पिछले 18 वर्षों से रंग क्षेत्र में नियमित सक्रिय भूपेश ने राजेंद्र नाथ, देवेंद्र राजपूर, सतगुरु चित्ररंजन त्रिपाठी सहित देश के अनेक ख्याति प्राप्त निर्देशकों के निर्देशन में अभिनय किया और कई नाटकों का निर्देशन भी किया। साहित्य कला परिषद, संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बच्चों और विद्यार्थियों के साथ कई रंगशालाओं का संचालन उन्होंने किया है। भूपेश को संस्कृति मंत्रालय की ओर से रंगकला के क्षेत्र में जूनियर फेलोशिप भी प्रदान की गई। आज के नाटक में शुरू करें उससे पहले हर रोज
जो हम लोग एक निवेदन आपसे करते हैं कि मोबाइल फ़ोन किसी न किसी व्यवस्था नहीं करें। कोशिश करें कि अनावश्यक और कलाकारों को कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ जो आपके आसपास दर्शक बैठे हैं वो भी व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं जब आपका मोबाइल फोन बजता है। तो प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन या सारे मोड पर डाल दें। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ का एक दिन, निर्देशक भूपेश जोशी। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई। और मैं भी तो देखो ना माँ, कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो ना सब वस्त्र भिगो आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। सूखे वस्त्र अंदर तल पर है, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी माँ तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुमको बताती हूँ। वो बहुत ही अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी मिचुड़ रहा है माँ, कितना पानी वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का ये स्पर्श। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। मैं उसे देख सकती थी, छू सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ माँ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। क्या बात है माँ, तुम इस तरह चुप क्यों हो? देख तो रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मुझसे बात करो। क्या बात करूं? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष स्थान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सभी कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो मुझे बताओ ना माँ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध हटा दिया है, पी लो, और थोड़ी देर जाकर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी बहुत काम करना है। मुझे विश्राम नहीं करना है माँ, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है माँ। रोम अभी तक सींच रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो माँ? ऐसे करोगी ना तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं है मल्लिका, बैठे बैठे मन कभी उदास हो जाता है। परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता है माँ। तुम्हें मेरी सौगंध है जो मुझे नहीं बताओगी। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। उस महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी आकृतियाँ मैंने यहाँ देखी थी। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं माँ? न जाने किस लिए आए हैं।
माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? माँ, मैंने तुमसे कहा था ना, अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वो लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं कि क्या कहते हैं माँ, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वो उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को इस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार? माँ, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। तुम ना कहो, मैं कहती हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। माँ, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ मल्लिका, आज तुम पर अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता मल्लिका। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती हो। मैं उससे घृणा करती हूँ माँ, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ये वही स्थान है हरिणशावक, जहाँ पहुंचकर हम स्वस्थ हो जाएंगे। ठहरो माँ, चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। हम जिएंगे हरिणशावक, जिएंगे ना। हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। कल फिर से वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूरवा खाएंगे ना। ये आहत हरिणशावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? आज ग्राम प्रांतर में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे? नहीं, पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में लेकर आओ। माँ ने दूध औटाकर रखा है, देखती हूँ। अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा। माँ कहती है जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। माँ आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुलाच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने इससे कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसी का सा स्नेह मिलेगा। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो और इसे अपने बाहों में ले लो। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूं तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय दे रही है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु यह हरिणशावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता है राजपुरुष।
तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त होगा कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। हो तो राज पुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक न्याय और अपराध का शब्दार्थ भी जानते हो। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हें सौंप देंगे। मल्लिका, इसे ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। इस घर के तल्प और आश्रय हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आश्रय मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे दे दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें इसे ले जाता देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। हाँ देवी, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राज कवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वरुरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ? तुमने सुना? राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। माँ, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए। तुमने सुना नहीं माँ? राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो मल्लिका, और आशा करती हूँ किसी का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? माँ, मैं तो चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें इस दूध से नहला दो माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं? राज्य ने सम्मान दे रहा है माँ, फिर भी तुम। दूध पी लो मल्लिका, और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ, रहने दो। माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं। उठ जाने दो मुझे तो बहुत। नहीं माँ, राज्य ने सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसके उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली। अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। मैं कह चुकी हूँ, मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? क्योंकि मेरी तो व्यवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर दिया जाता है, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य दोष देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वो व्यक्ति आत्मसीमित है मल्लिका। संसार में उसे अपने सिवा और किसी से मोह नहीं है, इसीलिए कि वो मातुल की गोएं ना हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। मुझे मातुल और उसकी गौओं से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर को देखकर कह रही हूँ। बैठ जाओ माँ, बैठो। आज मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज मेरी बात समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। क्या है वो भावना? मैं उसे कोई नाम नहीं देती, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। और यदि वास्तव में ही उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वो क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी। और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं माँ, विलोम की भाषा है।
मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ मल्लिका। उसका तुमसे इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वो अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। लेकिन कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा, और जब घर में एक समय की भोजन की भी व्यवस्था नहीं होगी तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी ये भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो ये मेरी नहीं उस विलोम की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत ही जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ, इस कालिदास नामधारी जीव से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्य मातुल? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि ये इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है कि राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। वही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य इसको कल ही अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। दो रथवा और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे। उसी की बात कर रहा हूं अंबिका। तुम समझो, एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और वो वंशावतंस कहते हैं मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। वो राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरी समझ में नहीं आता इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करते हुए ले जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोक नीति में भी निष्णात है। ये लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो